Hello, guys. Today I'm going to discuss a very important topic, which is relating to the difference between direct and circumstantial evidence. And we are also going to answer a question whether a person can be convicted merely on the basis of circumstantial evidence or not. तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बीच में, और साथ ही साथ क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे हम किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर सकते हैं या नहीं। पहले देखते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज रिजॉर्टेड टू व्हेन डायरेक्ट एविडेंस इज नॉट अवेलेबल। पिछले वीडियो में मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को डिटेल में समझा चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। और हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को तब रिसॉर्ट करते हैं या तब उसकी तरफ जाते हैं जबकि हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। सर्टेन ऑफेंसेस आर कमिटेड इन सच प्लेसेस एंड मैनर that it is difficult to find any evidence. In fact, circumstantial evidence is that which relates to a series of other facts than the facts in issue, but it is found so associated with the facts in issue in relation of cause and effect that it leads to a satisfactory conclusion, meaning thereby that circumstantial evidence is that which relates to series of facts. बहुत सारे facts जो होते हैं, तथ्य जो होते हैं मैटर इन इशू से रिलेटेड, उन सबको रिलेट करता है। लेकिन साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट द फैक्ट्स इन इशू आर इन रिलेशन टू द कॉज एंड इफेक्ट। तो जो कॉज एंड इफेक्ट होता है उससे रिलेटेड होते हैं ये सारे के सारे फैक्ट्स एंड इशू। देयरफॉर इट लीड्स टू अ सैटिस्फैक्टरी कंक्लूजन। इसलिए जो निर्णय पे पहुंचते हैं वो सबको संतुष्ट करने वाला होता है। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसको हमें हियरसे या सेकेंडरी एविडेंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज ऑलवेज डायरेक्ट एंड primary, which means the facts from which the existence of the facts in issue to be inferred must be proved by direct evidence. तो इसका मतलब यही हुआ कि जो facts हैं उनको हमें जिससे कि facts in issue को हम infer करते हैं वो direct evidence के द्वारा proof किए जाने ही पड़ते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। Let's take an example of footprints which are found on sand, through which it can be inferred that some animate being has gone that way and also form the shape of footprints. It can be ascertained as to whether those are of a man or of a bird or of an animal. Similarly, from the circumstantial evidence, the fact in issue is inferred, or the presence of mud on the clothes or blood of the accused. तो यदि कोई व्यक्ति जा रहा है मान लीजिए बालू सैंड के ऊपर से, और जो फुटप्रिंट्स वहाँ बने हैं, व्यक्ति जा रहा है तो इंसानों जैसा पंजा बना होगा, बर्ड्स होंगी तो बर्ड्स जैसा भी एनिमेट ऑब्जेक्ट उसके ऊपर से चला होगा, उसके फुटप्रिंट देख करके हम समझ पाते हैं कि जो एनिमेट ऑब्जेक्ट है वो कौन है। सो असर्टेनमेंट कैन बी डन कि कौन था, मैन था, बर्ड था या कोई और एनिमल। देयरफॉर वी कैन ऑल्सो कोरिलेट वेदर इफ इट इज़ अ पर्सन, तो उसके कपड़ों पे मिट्टी होगी। So these are all the circumstantial evidences. एक illustration
और समझ लीजिए, सपोज एन एक्यूज्ड वॉज ट्राइड अंडर सेक्शन 377 एंड 302 IPC। मान लीजिए एक व्यक्ति का ट्रायल 377 और 302 IPC के तहत किया गया फॉर हैविंग कमिटेड सोडोमी and thereafter having murdered a boy, and there was no evidence to the effect that any person saw the accused committing the crime. The only evidence led in the case was तो सोडोमी कमिट हुआ है 377 और 302 IPC के तहत ट्राई किया गया है वो व्यक्ति, और कोई एविडेंस नहीं था, किसी व्यक्ति ने नहीं देखा, केवल एविडेंस जो मौजूद था वो ये था, इस प्रकार से था। फर्स्टली द अक्यूज्ड वाज सीन विद द बॉय गोइंग टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द डेड बॉडी वाज फाउंड एट 2 stages ऑफ द जर्नी। जिस जगह डेड बॉडी थी वहाँ उस तरफ जाते हुए उस व्यक्ति के साथ उस बच्चे को, उस लड़के को देखा गया था। दूसरी बात, आफ्टर द alleged मर्डर ही वॉज सीन विदाउट द बॉय near the place where sodomy was committed and dead body was found। तो जो भी मर्डर था उसके बाद वो व्यक्ति बिना लड़के के दिखा था उसी जगह पे जहाँ पे डेड बॉडी थी और सोडोमी कमिट की गई थी। तीसरी बात, he pointed out that the dead body was recovered in consequence of his pointing out, कि वो डेड बॉडी कब रिकवर की गई, जब उस व्यक्ति ने उस जगह की तरफ पॉइंट आउट किया। ऑल दीज एविडेंसेस आर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, किसी ने नहीं देखा, किसी ने डायरेक्ट गवाही नहीं दी, कोई डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, केवल ये सारे के सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। सिंस देयर वाज नो डायरेक्ट एविडेंस फ्रॉम द फैक्ट्स मेंशन्ड अबव, इट मे बी इन्फर्ड दैट द अक्यूज्ड कमिटेड द क्राइम मेंशन्ड अबव। तो ये क्योंकि तीनों सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं और इन्हीं से हम इन्फर कर जाते हैं कि इस व्यक्ति ने ही क्राइम किया है। इन मेरिया वेंकट राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, द केस ऑफ दैट वाज अ केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ऑल द सर्कमस्टेंसेस शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस एंड दे शुड फॉर्म द कंप्लीट चेन, bring home the guilt to the accused without giving room to any other hypothesis. In this case, the prosecution case rested on extrajudicial confession as one of the circumstance, and the accused about the confession at the instance of police cannot be ruled out. The giving of extrajudicial confession was doubtful. Therefore, the conviction was set aside. तो इस केस में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस था, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो था वो डाउटफुल हुआ, इस वजह से ये सेट असाइड किया गया। अब आइए बात करें कि क्या हम किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। The principles which would guide the courts in administering justice in dealing with the cases based on circumstantial evidence has been clearly laid down in year 1982। तो 1982 में बिल्कुल क्लियरली ये बता दिया गया था कि किस किस तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे हम किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं, एंड वाइडली बीन एडवोकेटेड टाइम एंड अगेन बाय सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court said, in dealing with circumstantial rule, the specification available to such evidence must be borne in mind. In such cases, there is always danger that conjuncture and surmise may take place of legal proof. So it is right to recall warning addressed as Baron Anderson to Jerry in Ridgeworth's Hedge, while basing conviction on sole basis of circumstantial evidence. द सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है
कि हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा अपने दिमाग में ये बात बिठानी पड़ेगी कि इस तरह के जब केसेस होते हैं जिनको कि हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पर कन्विक्ट करना चाहते हैं या करते हैं, तो उसमें जो बिल्डअप होता है, इमेजिनरी बिल्डअप कह लीजिए, और फिर उसके बेसिस पे जो उसका आउटपुट आता है, इसका खतरा जो है वो बना रहता है कि हाउ टू डेफिनेटली डू द जस्टिस, कि गलती ना हो जाए कहीं, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंसेस की यहाँ पे लैकिंग होती है। तो इसीलिए इन्होंने बैरन एंडरसन टू जूरी रेज वर्सेस हेज का जो केस है उसका एग्जाम्पल दिया है कि उस केस को आप देखिएगा ज़रूर, और उस केस में जो वार्निंग दी गई है उसको ध्यान में ज़रूर रखना है जब हम इस तरह का कन्विक्शन करते हैं। द कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैज़ अगेन बीन डिस्कस्ड इन आशीष बर्मन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, इसको भी आप देखिएगा, इस पे वीडियो मैं बना दूंगी नेक्स्ट टाइम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रूफ बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। In dealing with circumstantial evidence, there is always the danger that conjecture or suspicion may take the place of legal proof. तो लीगल प्रूफ की जगह पर सस्पिशन, शक और कंजंक्चर, जो अनवांटेड बिल्डिंग अप ऑफ द केस है, वो हो सकता है। Hence the rule especially applicable to such evidence must be borne in mind. Therefore, in cases where the evidence is of circumstantial nature, the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be based upon the following test. तो अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो अल्टीमेटली टेस्ट हैं जिन पे ऊपर कि हमें पूरा रेस्ट करना पड़ता है जबकि हम कन्विक्ट करना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के माध्यम से। So the very first thing is, इन द फर्स्ट इंस्टेंस भी फुल्ली इस्टेब्लिश, जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपके पास है वो पहल में ही फुल्ली इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, उसमें कोई भी अदर हाइपोथेसिस अराइज ना हो। दूसरी बात, ऑल द फैक्ट्स सो इस्टेब्लिश्ड शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। जितने भी फैक्ट्स इस्टेब्लिश हुए हैं वो केवल और केवल जो हाइपोथेसिस है गिल्ट को लेकर, उसी को सपोर्ट करना चाहिए, उसी के कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, उसी से तालमेल रखना चाहिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि द सर्कमस्टांसेस शुड बी कंक्लूसिव नेचर एंड टेंडेंसी। जैसे सर्कमस्टांसेस हैं हमारे सामने वो कंक्लूसिव नेचर के होने चाहिए और या फिर उनकी टेंडेंसी कंक्लूसिव होनी चाहिए। एंड फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज they should be such as to exclude every hypothesis but the one proposed to be proved. तो ये मैंने पहले भी कहा है कि ये एविडेंसेस हर हाइपोथेसिस को एक्सक्लूड करने वाले होने चाहिए सिवाय जिसको कि हम प्रूव करना चाहते हैं। In other words, there must be a chain of evidence so far complete and not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused। यानी कि किसी भी तरह से अक्यूज्ड के फेवर में इनोसेंस प्रूफ करने का कोई भी हाइपोथेसिस या ग्राउंड अवेलेबल नहीं होना चाहिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के थ्रू कन्विक्शन के केस में। There are two leading cases in this and I am going to discuss only one, otherwise the video is going to get long. And the